शर्मा को पैसे पहुंचवा देना। और हाँ, सुबह गाड़ी तैयार रखना, इंदौर के लिए निकलेंगे। सेठ जी, शादी मुबारक हो। बहुत देर से इंतजार कर रही थी ना मेरा। क्या करूं, इतने सारे काम निपटाने थे, ये सब इतनी जल्दबाजी में हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, एक बार इंदौर पहुंच जाएंगे ना, फिर देखना ऐसी पार्टी दूंगा कि लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। और फिर तुम देखना, लोग सेठ धर्मनाथ की नई नवेली दुल्हन का स्वागत कितने धूमधाम से करते हैं। हाँ, भगा को तेज चलाना प्लीज। सेठ जी, पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। अरे पागल हो गया क्या? मुझे पुलिस के पचड़े में नहीं पड़ना, समझा ना? अगर किसी को पता चल गया तो हम फंस सकते हैं सेठ जी। और शर्मा जी को क्या जवाब देंगे? अरे यार, शर्मा जी को मैं संभाल लूंगा। पहले ना ये लाश, ये मुसीबत मेरे गले से निकाल दे गोविंद। अबे चुप, गाड़ी भगा। जल्दी कर गोविंद। बहुत अफसोस हुआ सुन के तुम्हारी पत्नी के मृत्यु के बारे में। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। धीरज रखो शर्मा। हाँ ये रखिए, और कुछ दिन फैक्ट्री से छुट्टी लेकर कहीं बाहर घूमने चले जाइए। जो होना था सो हो गया। किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि उज्जैन में सेठ जी ने इससे शादी की थी। मायके से घर आ रही थी और ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। वैसे तो गुलामी इस देश से कब से जा चुकी है, पर गोविंद पाठक और पंकज शर्मा जैसे लोग रुपए के आगे इतना दब चुके थे कि वो गुलाम से कुछ कम नहीं थे। 50 साल का धर्मनाथ जौहरी इंदौर में स्पेयर पार्ट्स का एक छोटा मोटा बिजनेस चलाता था। किस्मत ने साथ दिया, काम में तरक्की हुई और अचानक आए रुपए का रुबाब धर्मनाथ के सर पर चढ़ गया और काम करने वाला स्टाफ जूते की नोक पर। बस गुलाम। पैसे की सनक सर पर इतनी चढ़ गई थी कि अब धर्मनाथ चीजें छोड़ बीवियां खरीद रहा था। अपने मुलाजिम शर्मा की पत्नी से पैसे देकर जबरदस्ती शादी कर ली। पर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब शर्मा की पत्नी ने अपनी जान दे दी। एक औरत की जान धर्मनाथ के लिए बहुत सस्ती थी। उसने पैसों के दम पर पूरा केस दबा दिया। मैं जानती हूं कि आप हैरान हैं, पर धर्मनाथ की जिंदगी को ठीक से देखिएगा तो इससे भी कहीं ज्यादा अजीब और हैरान कर देने वाली बातें आपका इंतजार कर रही हैं। शर्मा जी की पत्नी के केस के बारे में कुछ पता चला? लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं।
पूरे मोहल्ले चाची बनने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिला तुमको, हैं? नमस्कार। मैं आप ही लोगों के बीच से निकल के यहां तक पहुंचा हूं। एक फैक्ट्री में वर्कर था और आज इस फैक्ट्री का मालिक। लेकिन मेरा यकीन मानिए, मेरा मन आज भी वहीं है, आप लोगों के बीच, क्योंकि आप ही लोग मेरा परिवार हैं और मैं अपना पूरा जीवन इस परिवार की तरक्की के लिए लगाना चाहता हूं। इस साल का वार्षिक बोनस मेरी पहली पत्नी सरला नहीं देंगी, बल्कि मेरी दूसरी पत्नी गौरी जी करेंगे। आइए गौरी जी। प्रोसेस होके यहाँ लास्ट स्टेप पे आता है सर। नहीं, लेकिन देखिए, इस मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं आराम से। हाँ सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ना हो कि हम मशीन मंगा लें और बाद में मिले ना। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। शास्त्री जी, आप लोगों के लंच का टाइम हो गया है जी। मेरे केबिन में इन्वेस्टर्स के साथ कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग है जी। डिटेल्स मुझे वहीं भिजवा दी। जी सर। ठीक है ना जी। गोविंद। पापा, अरे बेटी, शास्त्री जी। जी। शास्त्री जी। क्या आया है आपके लंच में आज? गोविंद जी। वो इन्वेस्टर्स वाली मीटिंग कैंसिल करा दो। आज हम लंच शास्त्री जी के साथ करेंगे। सेठ जी, ये मेरी बेटी छाया। नमस्ते। आइए ना सेठ जी, आइए प्लीज, चलिए। सेठ जी, शुरू कीजिए। हाँ, करता हूँ। अरे तुम खड़ी क्यों? बैठो ना। हाँ, बैठो बेटी, बैठो। वाह वाह छाया, मैंने ऐसी दाल पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाई। मजा आ गया। तो एक बात बताओ, इतना अच्छा खाना बनाने के अलावा और क्या क्या करती हो तुम? सेठ जी, वो मैं सेठ जी, वो कॉलेज के फाइनल ईयर में, बस ग्रेजुएशन खत्म करते ही जॉब देखना शुरू करेगी। जॉब देखना शुरू करेगी? हाँ? अरे ग्रेजुएशन खत्म होने का इंतजार क्यों करोगी? कल सुबह ऑफिस आ जाना, तुम्हारी जॉब तुम्हारा इंतजार करेगी। अरे भाई, अपनी पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब दे रहा हूं इसे, और इसके लिए 1 साल इंतजार करने की क्या जरूरत है? बेटी, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई। अरे इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलेगा सेठ जी के साथ काम करने का। सेठ जी, आपने तो हमेशा की तरह मेरी सारी चिंता मिटा दी सर। हम हैं ही चिंता हरण शास्त्री जी। कल आना जरूर, इंतजार करूंगा।
अभी कॉलेज खत्म होने में 1 साल बचे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुमने जॉब के लिए हाँ क्यों बोला? हाँ तो तब बोलती ना जब मुझसे किसी ने पूछा होता। सेठ जी ने बोला और बस फैसला हो गया। सेठ जी अपने फैक्ट्री के मालिक हैं या तुम लोग की जिंदगी के? उनके बहुत सारे एहसान हैं हम सब पर। पापा एक मामूली से मिल वर्कर थे, लेकिन सेठ जी की मदद से आज वो सुपरवाइजर की पोस्ट पर है। और कभी कभार उन्हीं एहसानों को चुकाने के चक्कर में ना बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अरे तुम इतनी सीरियस क्यों हो रहे हो? उनसे कंप्लेन करने की वजह ना तुम्हें मेरे लिए खुश होना चाहिए। चाय पीने का था। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम्हें मेरी पहली सैलरी से गिफ्ट क्या चाहिए? मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। बस अंकल जी अभी तो यही सोचा है कि कॉलेज खत्म करने के बाद मैं 1-2 डिग्री और ले लूं। हाँ। क्या है आप भी जानते हैं आजकल नौकरी तभी मिलती है ना। जी बिल्कुल सही। थैंक यू। ये आप लीजिए। अरे आप लीजिए। सेठ जी यहाँ आइए ना। सेठ जी आइए। सेठ जी आप बताते तो मैं खुद लेने आता आपको। प्रतिभा चाय नाश्ता का इंतजाम करो। आइए सेठ जी आइए। कैसी हो? हाँ, कल ऑफिस नहीं आई? देखो मेरे यहाँ से जॉब की ऑफर हर किसी को नहीं मिलती। तुम्हें मिली है क्योंकि तुम स्पेशल हो, बहुत स्पेशल। बट सर सेठ जी मैं सोच रही थी कि मैं पहले अपनी ग्रेजुएशन खत्म कर लेती और डिग्री हाथ में आ जाती तो फिर अच्छा होता। छाया डिग्री से क्या होता है? हाँ, डिग्री कामयाबी नहीं दिला सकती, समझी तुम? कामयाबी मिलती है मेहनत से। क्यों शास्त्री जी? जी मेरे पास डिग्री नहीं है लेकिन सब कुछ है, और 1 साल बाद जो तुम मेहनत करने वाली हो वो मेहनत अभी से शुरू कर दो ना। सेठ जी मैं ये सारी बातें समझती हूँ। अरे बेटी सेठ जी आज खुद अपने घर चल के आए हैं। इतना बड़ा मौका हाथ से मत जाने दो। हाँ तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी बेटी। शास्त्री जी बात पक्की हो गई है, अब इस बारे में हम और कोई बहस नहीं करेंगे, ठीक है ना? कल से तुम ऑफिस ज्वाइन कर रही। फिर कल का लंच हम साथ करेंगे, वो भी मेरे घर पे। तैयार है ना? गाड़ी आ जाएगी तुमको लेने के लिए। चलता हूं। आइए सेठ जी। मेरे परिवार के बारे में तो सुना ही होगा तुमने। ये है मेरी पहली पत्नी सरला, और ये दूसरी पत्नी गौरी, और ये है मेरी खास मेहमान है भाई छाया। आज ही ऑफिस ज्वाइन किया है, सेक्रेटरी है, पर्सनल सेक्रेटरी। तुम शर्मा रही हो? क्या कर रही हो गौरी? मेहमानों को पहले दिया जाता है। अब मेहमान है हमारी, मेहमान नवाजी करो उसकी तो ना। क्या कर दिया तुमने? तू हर औरत एक काम ठीक से नहीं कर सकती। देखो बेचारी की हालत। मैं साफ कर देता हूं। हाँ अरे अरे छाया, सेठ जी खुशखबरी है आपके लिए। सुपरवाइजर शर्मा की बीवी का मामला निपट गया है। पुलिस ने फाइल को क्लोज कर दिया है, उसे आत्महत्या बोलकर। ये तो होना ही था गोविंद।
पैसे में बहुत ताकत होती है, लेकिन एक गलती हो गई मुझसे। मुझे शादी 8 तारीख को ही करनी थी। देखना, सरला से मेरी शादी 8 तारीख को हुई और गौरी से मैंने 8 तारीख को शादी की, और दोनों का जन्मदिन भी 8 तारीख को ही आता है। 8 ना शुभांक है मेरे लिए। हैप्पी बर्थडे टू यू छाया, हैप्पी बर्थडे टू यू। आ करो। या हैप्पी बर्थडे। तुझे पता है गोविंद आज क्या तारीख है? 8। नाम धर्मनाथ और नीयत इतनी गंदी कि बड़े से बड़ा अधर्मी भी एक बार को शर्मिंदा हो जाए। उम्र के आखिरी पड़ाव पर आ चुका एक इंसान सोच के स्तर पर इतना तुच्छ कैसे हो सकता था? यही इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। धर्मनाथ कई लोगों की जिंदगी में घुसकर उन्हें अपने हिसाब से रौंद रहा था। सिर्फ एक छाया ही उसकी पकड़ में आसानी से नहीं आ रही थी। सेठ धर्मनाथ छाया पर पहले से ही आंखें गड़ाए बैठा था। ऊपर से ये 8 नंबर का इत्तेफाक छाया को दबोचने का एक और बहाना बन गया। छाया पहले से ही परेशान थी, ऐसे में 8 नंबर का ये जोड़ तोड़ उसे किस अनहोनी की ओर धकेल रहा था, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सेठ जी, ये फाइल। सेठ जी, छाया आज भी नहीं है। गोविंद, तुझे पता है ना, उस लड़की का जन्मदिन 8 तारीख को आता है। वो लड़की मेरी जिंदगी बदल सकती है, मेरी जिंदगी बदल देगी। मुझे वो लड़की किसी भी कीमत पे चाहिए। सेठ जी, पानी। शास्त्री के घर में वो लौंडा कौन था? उसका नाम मुकुल है, छाया का दोस्त है और उसी के साथ उसके कॉलेज में पढ़ता है। दोस्त है। छाया को किसी भी कीमत पे बस में करना पड़ेगा, किसी भी कीमत पे। मुझे तो पहले ही पता था कि ये सब होगा। अरे जरूरत क्या थी उसे तुम्हें नौकरी देने की और अपने घर बुलाने की? चाहता क्या है वो? हाँ, तो बीवियों से भी मन नहीं भरा उसका। तुम कल ही उसकी नौकरी को लात मारोगी और अपने पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दो। सिर्फ 1 और साल की बात है, तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही हम शादी कर लेंगे। ओके? हेलो शास्त्री जी, आप फैक्ट्री से सीधे अपने घर चले आइए, मुझे कुछ काम है। लेकिन सेठ जी, मैं फैक्ट्री नहीं गया हूँ, अपने पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास आया हूँ, बड़ा बाजार में। कोई बात नहीं, आप वहीं मेरा इंतजार करिए, मैं वहीं आता हूँ। जी। जरूर छाया के बारे में बात करनी होगी। ऑफिस में कुछ हुआ होगा जरूर। लेकिन ऐसी क्या बात हुई होगी कि मेरे घर पहुंचने का भी इंतजार नहीं कर रहे वो? नमस्ते सेठ जी। नमस्कार। सेठ जी, कोई परेशानी? नहीं शास्त्री जी, मुझे क्या परेशानी होगी?
मैं तो आपकी परेशानी दूर करने आया। मेरी आपके दिन बदलने वाले हैं शास्त्री जी। ये सारे तोहफे आपके लिए। देखिए, मैंने आपकी बेटी छाया से शादी करने का फैसला कर लिया। अरे शास्त्री जी, रिटायरमेंट की तैयारी कीजिए। आपने इतने साल मेरी सेवा की तो उसका कुछ मेवा मिलना चाहिए कि नहीं? छाया जौहरी खानदान की बहू बनने वाली है। देखिए, मुझे पता है ये सब बहुत जल्दी में हो रहा है, लेकिन तैयारियों की चिंता आप मुझ पे छोड़ दीजिए। अगले महीने की 8 तारीख को शादी है। सेठ जी, मुझे कुछ सोचने का मौका दीजिए सेठ जी। मुझे छाया से एक बार बात करने दीजिए। बात क्या करना है शास्त्री जी, आप बताइए उसको। छाया बहुत खुश हो जाएगी और मेरा यकीन मानिए मेरे साथ बहुत सुखी रहेगी वो। अगर मेरा यकीन नहीं तो आप गोविंद से पूछिए, गौरी कितनी खुश है मेरे साथ। बधाई हो, मुंह मीठा गिरी। खोलिए, खोलिए ना शास्त्री जी। ये बाकी की मिठाइयां मोहल्ले में बांट दीजिएगा। चलता हूं, चलता हूं। चल गोविंद। शुरू से ही उस बुड्ढे की यही प्लानिंग थी। उसकी नजर में मशीन हो या इंसान, उसे तो सब बिकाऊ लगते हैं। और आप दोनों ने उसे सर पे चढ़ा कर रखा था ना, भगवान बना के रखा है। उसे जो चाहिए उसे सब मिल जाता है बिना किसी परमिशन के। लेकिन बेटा, आप क्या करें? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं उसके इशारों की तरह तो दबा नहीं, तो उसका मुझ पे कोई बस नहीं चलने वाला। नमस्कार शास्त्री जी। नमस्ते सेठ जी। गोविंद ने मुझे बताया कि आप छाया की शादी चुपचाप कर रहे हैं। शास्त्री जी, आपको तो पता है ना, मैं अपने सारे कर्मचारियों की बेटियों के विवाह स्वयं करवाता हूँ। फिर आपने ऐसा क्यों किया? सेठ जी, क्या है कि बच्चे एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं सेठ जी, और हमें भी मुकुल बहुत पसंद है। वो सब इसलिए इतना सब कुछ जल्दी हो गया कि आपको खबर भिजवाने का मौका ही नहीं मिला सेठ जी। अच्छा ठीक है, जाने दीजिए। खुश रहो, खुश रहो। भाई, मेरे हाथों में जो घड़ी है ना, बहुत महंगी है। नीलामी में 10 गुना ज्यादा पैसे देके खरीदी थी मैंने। वो क्या है ना, एक बार जो चीज मुझे पसंद आ जाए मैं उसे हासिल करके रहता हूँ। ये रहा तुम्हारा शादी का गिफ्ट। भाई, शादी की बहुत बहुत बधाई हो। खुश रहो। देखा बेटा, मैंने कहा था ना कि सेठ जी का दिल कितना बड़ा है। हाँ, वो हम सबको अपना परिवार जैसे मानते हैं। अरे कृपा है मालिक। क्या कर रहे हैं शास्त्री जी? चलिए, खुश रहिए। चलता हूँ जी। सरला, मेरे सेठ जी की बेटी। सेठ जी ने बुलाया और बोल दिया बस शादी कर लो मेरी बेटी से। हो गई शादी। किसी ने ये नहीं पूछा कि मेरी मर्जी क्या। फिर मैंने पहली बार गौरी को देखा तो लगा ये मेरे मन की बीवी है। मैंने उससे शादी कर ली। मैंने तुझसे कुछ पूछा? हाँ, नहीं ना? मैं इतना कुछ करता हूं सबके लिए,
कोई मेरी बात कैसे टाल सकता? इस शास्त्री ने नमक हरामी की है मेरे साथ, मेरे एहसानों को भूल गया वो। गोविंद, तू मेरे लिए अपनी जान दे सकता है? हाँ जी। तू मेरे लिए किसी की जान ले भी सकता है। जी। छाया चाहिए मुझे, वो उस मुकुल के साथ नहीं रह सकती। मुझे छाया चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। छाया चाहिए बस। जबलपुर का पता लगा कुछ? नहीं सेठ जी, अभी तक पता नहीं चला। अच्छा, क्या हो रहा है ये सब? वो शास्त्री जी के घर पर शगुन की मिठाई और छाया और मुकुल के लिए कुछ तोहफे भेज रही हूँ। अरे जिसे चले ही जाना है उसके लिए इतना खर्चा करने की क्या जरूरत? हाँ? क्यों गोविंद, सही कहा ना मैंने? जी। मैं बहुत ही मुश्किल से आई हूँ यहाँ पे छुपके। मैं जानती हूँ तुम्हारी सेठ जी की नजर छाया पर है। इस बार क्या करने का प्लान बनाया उन्होंने? सच बताओ। जिंदगी जीने का हक तो तुमने उसी दिन खो दिया था जिस दिन तुमने अपनी पत्नी को तोहफे की तरह सेठ जी को दे दिया था। कम से कम दूसरों से तो ये हक मत छीनो, और वो भी उस इंसान से जो अपनी पत्नी के लिए लड़ रहा है। शास्त्री जी, सेठ जी ने मुकुल और छाया को घर बुलवाया है। वो अपने परिवार से इन दोनों को मिलवाना चाहते हैं, इसलिए मैं दोनों को लेने आया हूँ। गोविंद भाई, हम कल सुबह जाते हैं, अभी काफी रात हो गई है ना। बेटा, सेठ जी ने बुलाया ना तो सवाल नहीं करते, दोनों जाकर आशीर्वाद ले आओ। जाओ बेटी जाओ। गोविंद भाई, हम कहाँ जा रहे हैं? आगे जंगल है ना। गोविंद भाई, गोविंद भाई गाड़ी रोकिए। गोविंद भाई गाड़ी रोकिए। गाड़ी से उतर नीचे, गाड़ी से नीचे उतर। गोविंद जी अभी क्या? और दो ऐसे। अच्छा, तो ये प्लान था ना। अच्छा, आपको शर्म नहीं आई? आप लोग समझते क्यों नहीं कि मैं और छाया एक दूसरे से प्यार करते? गोविंद भाई और सेठ जी चाहे कितनी भी कोशिश करे, मैं और छाया अलग नहीं होने वाले। गोविंद जी प्लीज उसे जाने दो। गोविंद भाई प्लीज प्लीज, आई एम सॉरी, प्लीज हमें जाने दीजिए। गोली मारने के बाद
उसकी बॉडी को रेलवे ट्रैक पे डाल दिया था, ठीक उसी तरीके से जैसे शर्मा जी की पत्नी को डाला था। ट्रेन से बॉडी बुरी तरह से कुचल गई थी और सभी को ये लगेगा कि एक एक्सीडेंट है। मुकुल आपके रास्ते से हमेशा के लिए हट गया सेठ जी। बहुत बढ़िया गोविंद, एक तू ही है जिसने मुझे कभी निराश नहीं किया। मुकुल को गोली मार दी गई। धर्मनाथ ने अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा निकाल फेंका था। अब उसे छाया से शादी करनी थी, पर छाया बहुत ही रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी थी। क्या जो आंखों को दिख रहा था वो सच था, या फिर इस कहानी में और ट्विस्ट आने वाले थे? कौन सा प्यादा धर्मनाथ के खिलाफ एक टेढ़ी चाल चल गया था? शास्त्री जी, काफी दिन हो गए, आया वापस कब आ रही? कुछ दिन रुक के आएगी सेठ जी, बहुत सदमे में है बेचारी। हाँ, समझ सकता हूं मैं। बेचारी का संसार बसने के पहले जो उजड़ गया। जब भी उन दोनों के बारे में सोचता हूं तो उस लड़के का चेहरा याद आ जाता मुझे। क्या नाम था उसका? मुकुल। हाँ, मुकुल। कितना तेज था उसके चेहरे पे। लेकिन गोविंद बता रहा था कि एक्सीडेंट के बाद उसका चेहरा इतना खराब हो गया था कि पहचान ही नहीं आ रहा था। जी, ट्रक ने उसे पूरी तरह कुचल दिया था सेठ जी। शास्त्री जी, जरा ठीक से सोच के बताइए, मुकुल का एक्सीडेंट ट्रक से हुआ था या ट्रेन से? सेठ जी, ट्रेन से सेठ जी। जी, मैं अभी आपको क्या बताऊं सेठ जी। सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, मैं बहुत डर गया था। वो क्या है कि गोविंद ने मुकुल पर पिस्तौल तान दी थी। सेठ जी ने मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा है। मैंने बहुत सी गलतियां की है, लेकिन इस बार उनके इस पाप में उनका भागीदार नहीं बनूंगा। तुम दोनों यहां से कहीं दूर चले जाओ, वापस लौट कर मत आना। शास्त्री जी को मैं समझा दूंगा और कोई कहानी बना के कह दूंगा कि तुम्हारी रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है और छाया को उसके गांव भेज दिया है। अगर सेठ जी को पता चला कि तू जिंदा है तो फिर तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। ये बदला दिया है गोविंद ने मेरे एहसानों का। गौरी का बदला ले लिया उसने। ये सब मनगढ़ंत कहानियां गोविंद ने बनाई है। आप देखते हैं ना कितना ख्याल रखता हूं मैं आप लोगों का। आप लोगों को अपना परिवार मानता हूं। अरे मैं भला किसी की जान ले सकता हूं? मुझे भी यही लग रहा था सेठ जी, आप हमेशा हमारे लिए इतना अरे शास्त्री जी, आपने तो देखा ही था ना, मंदिर में दोनों को आशीर्वाद दे दिया था मैंने। जी, मेरे मन में कोई मलाल नहीं है उनके लिए। ये उनसे कि इस शहर में वापस आ जाएं। ये उनका शहर है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। गोविंद को मैं देख लूंगा। सेठ जी, आपने तो मेरे मन की सारी चिंता खत्म कर दी। मैं अभी उन दोनों को फोन करके खुशखबरी सुन। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि गोविंद को अगर ये पता चल गया कि आपको सच्चाई पता चल गई है तो वो दूसरी चाल चलेगा। समझ गया? जाइए। सेठ जी, धन्यवाद सेठ जी। आस्तीन का सांप गोविंद। आजा गोविंद, तुझे इसलिए बुलाया है क्योंकि आज बहुत ही खास मेहमान आने वाले हैं घर पे। सेठ जी, नमस्ते। मैं उन दोनों को लेकर आया हूँ। हाँ तो अंदर बुलाइए ना। जी। छाया बेटी, मुकुल बेटा, प्लीज आप हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या कर रही हो? ऐसे रोते नहीं है। मैंने गोविंद से बात कर ली है, अब वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं।
तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। शास्त्री जी अपनी बिटिया को घर ले जाइए और आराम कराइए ऐसे। और मैं यहाँ मुकुल की नौकरी की बात पक्की करवाता हूँ। सेठ जी, मैं आपके ये एहसान कैसे चुका पाऊंगा? शास्त्री जी ले जाइए इसे, थक गई होगी। अपना ध्यान रखना। हाँ बेटी। ये बदला दिया तूने मेरे एहसानों का। अबे खड़ा खड़ा मेरा मुंह देखेगा या कुछ करेगा बे? अबे हरामी, मैंने तुझे कहा था ना। गोविंद, इस बार वो हाथ से निकलना नहीं चाहिए। पूरा पूरा थोड़ा थोड़ा कुचल दे उसको, छोड़ा मत। दौड़ा गाड़ी गोविंद, दौड़ा। सेठ जी नीचे उतरिए गाड़ी से। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, मेरी गाड़ी क्यों रोक दी? मुकुल का है। मुकुल? हाँ। मुकुल शास्त्री जी का दामाद है और इनका पति है। इनसे पूछिए ना, मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब ये देखिए, खून लगा है गाड़ी पे। दो दोस्त थे, विजय और अजय। दोनों ने अपना अपना व्यापार शुरू किया। विजय ने ईमानदारी बरती, जबकि अजय बेईमान था। धीरे धीरे अजय धनी बनता गया, जबकि विजय वहीं का वहीं रहा। बेचैन विजय ने एक महात्मा से पूछा, इंसान धर्म से भलता है या अधर्म से? महात्मा मुस्कुराए, कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि कल आना। विजय जब अगले दिन पहुंचा तो उसने देखा कि महात्मा ने वहां 8 फुट गहरा गड्ढा खोदा हुआ था। महात्मा ने विजय को उस खड्डे में खड़े होने को कहा और ऊपर से पानी डालने लगे। जब पानी विजय के पैरों तक पहुंचा तो महात्मा ने पूछा, कोई कष्ट? विजय ने कहा नहीं। जब पानी कमर तक पहुंचा तो महात्मा ने फिर पूछा, कोई कष्ट? नहीं। जब पानी विजय के नाक तक पहुंचा तो वो चिल्लाया, बाहर निकालिए वरना मैं मर जाऊंगा। महात्मा ने विजय को बाहर निकाला और कहा, पापी का पाप जब सीमा पार कर जाता है तब उसके फल से उसका बचना असंभव हो जाता है। धर्मनाथ कानून की गिरफ्त में आकर अपने असल ठिकाने यानी जेल पहुंच चुका है। हाँ, विकृत मानसिकता का एक घटिया इंसान कई लोगों की जिंदगी रौंद कर निकल गया। इसीलिए तो हम चाहते हैं साहसी, सतर्क, सावधान इंडिया।